हेलो स्टूडेंट्स। आज 25 मई 2020। बच्चों, आज सवेरे ही मैं आप लोगों का देख रहा था, उसमें ग्रुप में कुछ बच्चे सवाल हल करके भेजेंगे, कुछ बच्चों ने भेजा भी है। और एक नेहा नेगी, इसको मैंने जोड़ा था कल ग्रुप में। वो ये पता नहीं कर पा रही मैं किस ग्रुप में हूँ, क्योंकि इनका नंबर पहले मुझे मालूम नहीं था। ये नंबर मुझे मिला, मैंने ऐड किया है। तो आप लोग भी उसको बता दीजिए जो आप लोग जानते हैं। और यही ग्रुप है हमारा 10th का, और उसमें वीडियोस पहले चैप्टर से आपको पता है, जो लोग देखते आ रहे हैं उसमें सब वीडियोस हैं। उसको आप बता दीजिए कि गृह कार्य भी उसी में, जो मैंने चैप्टर बता रखे हैं उन्हीं चैप्टरों से मैंने गृह कार्य के सवाल आपको दिए हुए हैं, वो छोड़ दिए मैंने, ताकि वो आप गृह कार्य के लिए उसको प्रैक्टिस करें। तो वो पूछ रही है मुझे गृह कार्य भी नहीं मिला है ये वो, तो उसको ग्रुप में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको बता दीजिए। और ये बता दीजिए कि 13 चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। 12th चैप्टर हमारा कल हो गया था, 12.3 प्रश्नावली। उसी ने एक सवाल पूछा था 15वां, दोबारा मैंने ग्रुप में सब देख लेंगे, फोटो उसकी डाल दी है। दोबारा स्टेप और दूसरे ढंग से थोड़ा सा और सरल करके मैंने भेज दिया, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला जो चैप्टर है 13 चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और शंकु के छिंदक सभी के सूत्र और परिभाषाएं उस पीपीटी के माध्यम से मैंने ग्रुप में डाली थी यूट्यूब के अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने वो देखी भी है, कुछ व्यूज उसमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, उसको देख लीजिए अच्छी तरह, आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें इस चैप्टर को हल करने में सुविधा आपको मिलेगी उससे। तो चलिए बच्चों, 13.1 का पहला सवाल बता रहा हूँ पहले मैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो घन हैं बराबर। घन आप जानते हैं, क्यूब मने जिनकी सभी कोरें बराबर होती हैं, अर्थात सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। घन का आयतन हमें दिया हुआ है, भुजा हमें मालूम नहीं है। दोनों घन बराबर हैं, दोनों घनों का आयतन बराबर बराबर है, 64 और 64, लेकिन हमें भुजा मालूम नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है, देखिए दो घन मिला दिया आपस में, एक का फलक दूसरे से मिला रखा है। तो ये घन को जब हम दोनों घन मिला दे रहे हैं तो ये हमारा साफ दिखाई दे रहा है, घनाभ बन गया है, ठीक है ना। और हमें जो दे रखा है घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन वो दिया है 64 घन सेमी। तो भुजा मान लेते हैं, प्रत्येक घन की मान लेते हैं x है, पहले घन की भी प्रत्येक भुजा x है, दूसरे घन की प्रत्येक भुजा x है, बराबर है, क्योंकि दोनों दोनों के आयतन बराबर है, ठीक है। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं हम? भुजा की घात 3, जो मैंने पीपीटी बताई उसमें सब फार्मूले बता रखे हैं, आपने पढ़े हैं पहले से। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 घन सेमी होता है। यहाँ भुजा हमने x मान ली, तो x की घात 3 घन सेमी, ठीक है। अब प्रश्न वाले ने बच्चों ये कितना दिया है? 64। तो प्रश्नानुसार x की घात 3 बराबर 64। अब बच्चों देखो, 3 घात बाईं तरफ से हटाएंगे तो दाईं तरफ क्या लेना पड़ेगा? घनमूल। जैसे हम बाईं ओर 2 घात हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं, तो दाईं ओर वर्गमूल लेते हैं, ऐसे ही बाईं ओर अगर 3 घात हटानी है तो दाईं तरफ घनमूल लेते हैं हम। और घनमूल आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, दी गई संख्या के एक समान 3 गुणनखंड लेकर के 3 का त्रिक समूह प्राप्त होता है, उसमें से एक को हम बाहर ले लेते हैं, वही घनमूल होता है। तो यहाँ पर बच्चों x बराबर हमारा आ गया, x की घात 3 64 था, तो x बराबर आ गया घनमूल 64। आप जानते हैं वर्गमूल और घनमूल का चिन्ह एक सा ही होता है, लेकिन घनमूल में हम छोटा सा 3 लिख देते हैं वो चिन्ह में बाहर से, ताकि ये पता चल जाए ये घनमूल का चिन्ह है। तो x बराबर घनमूल के चिन्ह में आ गया। इसके फैक्टर कर दिए मैंने, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिक समूह 2 गुणा 2 गुणा 2 एक ये प्राप्त हो रहा है, दूसरा त्रिक समूह भी 2 गुणा 2 गुणा 2 प्राप्त हो रहा है। एक त्रिक समूह में से 1 2 बाहर आ जाएगा, घनमूल हट जाएगा, दूसरे त्रिक समूह में से 1 2 बाहर आ जाएगा, उसका भी घनमूल हट जाएगा। तो 2 2 हमारे बाहर आ गए घनमूल से, तो x बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 सेमी। इसका मतलब हमें पता चल गया कि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है? 4 सेमी है। अब बच्चों, इन दोनों घनों को जो हमने मिला दिया तो हमारा घनाभ बना। क्या ऊंचाई बढ़ेगी? नहीं, ऊंचाई तो उतनी रहेगी। ऊंचाई कितनी थी पहले घन की? 4, तो घनाभ की भी ऊंचाई 4 ही रहेगी, h। और चौड़ाई देखिए आप, चौड़ाई भी नहीं बदलेगी, उसी सीध में लगा रखे हैं दोनों घन एक साथ, तो चौड़ाई भी 4 ही रहेगी।
लेकिन लंबाई अब बदल गई है बच्चों, क्योंकि अब घनाभ बन गया, पूरा मिल गया, एक दो घन मिल करके लंबाई इनकी दोनों की भुजाएं जुड़ जाएंगी, 4 + 4 लंबाई हो जाएगी उसकी 8। तो प्राप्त दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई होगी 4 + 4, एल कह देते हैं लंबाई को, बराबर 8 सेमी। घनाभ की चौड़ाई उतनी है जो पहले थी घन की, बी बराबर 4 सेमी। घनाभ की ऊंचाई भी उतनी है, एच बराबर 4 सेमी। अब हम निकाल सकते हैं इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ पर हम एल बी एच हमें मालूम है, उनके मान रख देते हैं। तो 2 ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 4 32 आ गया, प्लस 4 इंटू 4 16 आ गया, प्लस 4 इंटू 8 32 आ गया। तो 2 गुणा आप ब्रैकेट हटा देते हैं, इन तीनों को ऐड करके लिख देते हैं, 2 गुणा 80 बराबर आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बार आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों ये दूसरा प्रश्न देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है खोखला आधार में, और उसके ऊपर से अध्यारोपित माने उसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया है। तो आधार दोनों का एक ही है बच्चों। अर्धगोले के आधार पर, अर्धगोले का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, उस वृत्ताकार आधार पर ही बेलन का आधार आ गया है। तो आधार दोनों का बराबर है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याएं आधार बराबर है, तो अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या बराबर होगी। अब अर्धगोले का व्यास हमें दिया हुआ है प्रश्न में 14 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा, तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या आर भी कह सकते हैं इसको हम, ब्रैकेट में त्रिज्या मैंने ऐसी त्रिज्या भी लिख दिया, आर बाद में लिख देंगे इस दोनों को। तो ये 14/2 बराबर 7 सेमी। बेलन के आधार की त्रिज्या भी यही होगी, तो बेलन के आधार की त्रिज्या भी 7 सेमी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं एक साथ, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी। अब बर्तन की कुल ऊंचाई कहा है इसने, कुल ऊंचाई में क्या आ गया, नीचे अर्धगोलाकार हिस्सा भी आ गया, ऊपर बेलनाकार हिस्सा भी आ गया, इन दोनों की मिला के कुल ऊंचाई दे रखी है इसने कितनी, 13 सेमी। ये मैंने चित्र में खाली नाम लिख दिया, सबसे ऊपर ओ लिख दिया, सबसे तले में अर्धवृत्त के जहाँ पर तला टिका हुआ है जमीन पर वो एम मान लिया है। तो ओ एम जो है हमारा 13 सेमी है कुल ऊंचाई। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखिए ओ से एन तक है। ठीक है ना, तो ओ एन कैसे निकलेगा, जब पूरे ओ एम में से हम एम एन को घटा देंगे। एम एन क्या चीज़ है, ये अर्धगोले की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है ना। तो कितनी होगी वो त्रिज्या, आपको मालूम ही है 7 सेमी। तो कुल ऊंचाई जो है 13 है, ओ एम माइनस 7, इसको घटा दिया हमने, बराबर 6 सेमी बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई हमारी। ठीक है, बर्तन के अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो 2 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, त्रिज्या अर्धगोले की 7 है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान बाद में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पाई अभी बेलन में भी आएगा। अब बर्तन के बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा 2πrh, 2 गुणा पाई गुणा आर की जगह 7, त्रिज्या उसकी भी उतनी है, इंटू एच कितना है बेलनाकार हिस्से का निकाल रखा, ऊपर हमने 13 में से 7 घटा के 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारे बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा अंदर का। ठीक है, तो इसलिए बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मान हमने निकाल के रख देते हैं। तो बराबर आ गया 2 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 6, है ना। अब हम उसको और सरल कर लेते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस के बाद 2 7 और 6 मल्टीप्लाई में है, ये आ गया 84 पाई। 2 से 49 को मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 98 पाई प्लस 84 पाई, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 182 पाई। अब पाई का मान रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 182 इंटू 22/7,
7 से आपका 182 कट गया 26 बार, ठीक है। 7 दूना 14 और 7 छक 42, 26 बार कटा, 26 से 22 को गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार जो हमारा ये बर्तन प्राप्त हुआ, इसका कुल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 572 वर्ग सेमी। अब बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है वैसे। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले सवाल की तरह थोड़ा सा अंतर ही है कि वहाँ अर्धगोले के ऊपर बेलन था, यहाँ अर्धगोले के ऊपर शंकु है, बस अंतर इतना ही है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, अर्धगोले पर खिलौने का शंक्वाकार भाग अध्यारोपित है, ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न के अनुसार इसने लिखा भी है साफ साफ उसी त्रिज्या वाले, इसका मतलब शंक्वाकार भाग की आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। तो प्रश्नानुसार अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, जिसको आर कह दिया हमने, बराबर 3.5 सेमी, ठीक। अब खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी दी है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, इसलिए खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एस बराबर कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की निचले वाले हिस्से की, जैसे आपने पहले वाले सवाल में किया था, निचला हिस्सा अर्धगोले का वो त्रिज्या के बराबर है उसको हम अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे कुल ऊंचाई में से। तो कितना आ जाएगा, खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एस बराबर 15.5 माइनस 3.5, ये घटा के आ गया 12.0 या 12 सेमी। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। हमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी, लेकिन तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं दी हुई है। तो मैंने आपको बता रखा है शंकु का जब हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं एल, तो हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं, कहा था, तो उससे एल बराबर √h² प्लस r², इस फार्मूले से हम एल को निकाल सकते हैं। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल है शंक्वाकार हिस्से की, तो एल बराबर √h² प्लस r²। तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर h माने शंक्वाकार भाग की ऊंचाई केवल, h माने पूरी ऊंचाई नहीं है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी निकाल रखी है आपने घटा के 15.5 में से 3.5, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई का वर्ग 12 का वर्ग प्लस त्रिज्या दोनों की बराबर है 3.5 का स्क्वायर। तो एल बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12.25 3.5 का स्क्वायर। तो एल बराबर जोड़ के आ गया इन दोनों को अंडर रूट के अंदर 156.25। अब आप इसको भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल रफ में, तो ये आ जाएगा 12.5 सेमी। अब हम शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तिर्यक ऊंचाई मालूम हो गई है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंक्वाकार भाग का बराबर पाई आर एल, बराबर पाई इंटू 3.5 रख दिया आर की जगह, इंटू एल अभी निकाल रखा है 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान बाद में रखेंगे, ठीक है ना। अब अर्धगोली भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग सेमी, ठीक। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। कौन कौन से, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोली भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह आ गया पाई इंटू 3.5 इंटू 12.5 धन 2 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए पाई गुणा 3.5 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लिया मैंने, पाई गुणा 3.5, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, पहले में 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5, ठीक है। तो पाई का मान आप रख देते हैं 22/7 गुणा 3.5, ब्रैकेट में 12.5 और धन 2 गुणा 3.5 करके आएगा 7.0। फिर अगली लाइन में 22/7 गुणा 3.5 गुणा इन दोनों को जोड़ दिया 12.5 और 7.0 को, तो 19.5 बट्टे के 7 से आपका 3.5 कट गया 0.5 बार। अब 22 से 0.5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11.0, 11 आएगा। 11 से आप 19.5 को गुणा कर दीजिए, यह आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल गया है। अब बच्चों देखिए चौथा प्रश्न भी बता रहा हूँ मैं। ये चौथा प्रश्न क्या है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार है घन के आकार का क्यूब, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ऊपरी तल पर, उसके ऊपरी फलक पर, फेस पर
अर्धगोला रख दिया है। तो अर्धगोला जब रखा जाएगा ऊपरी तल पर घन के, तो वो क्या करेगा, घन का जो आधार होगा वो वृत्ताकार होगा, उतने वृत्त को घेर देगा। किनारों का हिस्सा बच जाएगा केवल ऊपर वाली तल का खुला हुआ, बाकी सब ढक जाएगा अर्धगोले से। ठीक है, अब एक कह रहा है आगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने चित्र बना रखा है यहाँ पर हमें जो इसने ये कहा है कि अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, अर्थात अर्धगोले का आधार जो होगा वो घन के ऊपरी तल पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, अतः अर्धगोले का व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर ही होगा। स्पर्श करेगा, वो चारों घन की चारों कोरों को स्पर्श करेगा ना, तो इसका मतलब जो व्यास कितना हो जाएगा इस अर्धगोले का, जो घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी या कोर होगी। ठीक है, तो घन की भुजा तो हमें दी है प्रश्न में, तो घन की भुजा या कोर कितनी दी है, 7 सेमी। वही हमारा जो अर्धगोला रखा गया उसका व्यास होगा। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा फिर, 7 सेमी। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो संपूर्ण हमारा ये बन गया ठोस, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए गया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हमें त्रिज्या चाहिए, क्योंकि अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो वो कितना होगा, व्यास तो हमें मालूम हो गया 7 सेमी, तो अर्धगोले की त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 7/2 सेमी। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया है, अर्धगोले द्वारा घन के ऊपरी तल पर अपने आधार के बराबर क्षेत्रफल ढक दिया जाएगा, तो ऊपर वाली तल में केवल किनारों का 4 कोनों का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फिर हम, इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले हम, जो हमें घन दे रखा है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब हम जो ढका हुआ हिस्सा था अर्धगोले का, जो आधार का क्षेत्रफल, उसको उसमें से घटा देंगे, तो हमारा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। हम 6 के 6 तलों का निकाल लेंगे घन का क्षेत्रफल। ठीक, और उसके बाद हम जो गोला अर्धगोला रखा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब लेकिन जो हिस्सा ढका हुआ है अर्धगोले ने ऊपर ढका है, वो अपने आधार के क्षेत्रफल, आधार उसका वृत्ताकार है, उसको घटाना पड़ेगा, तब हमारा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर माने 6 गुणा 49, यह आ जाएगा आपका 294 वर्ग सेंटीमीटर, 6 से गुणा करके। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या आई थी 7/2 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, बट्टे के 7 से 49 कट गया 7 बार, और 2 से नीचे 4 काटा 2 बार, और 2 से हमने नीचे 4 काटे 2 बार, 2 से 22 काट दिया 11 बार, तो यह आ गया हमारा, ऊपर नीचे सब कट गया 1177 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैंने कहा जो घटेगा वो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई इंटू r स्क्वायर, है ना, मान रख देते हैं। ठीक, तो अभी मान रख दीजिए बच्चों, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 हो गया, इंटू त्रिज्या कितनी थी अर्धगोले की 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, बट्टे के 7 से आपका ऊपर 49 कट गया 7 बार, और 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 22 कटाई 11 बार, तो ये आ गया ऊपर 11 से 7 गुणा हुआ 77/2, बराबर भाग दे दिया 2 से आपने, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कहा था मैंने, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको जोड़ देंगे और इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, ढका हुआ जो है ये नहीं आएगा उसमें। ठीक है, दब गया, वो ढक गया है, तो इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 294 प्लस 77 माइनस 38.5। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 294 और 77, ये आ गया 371 माइनस 38.5, ये घटा दिया आपने, ये आ गया 332.5 वर्ग सेमी। तो बच्चों आपको ये समझ में आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास के और प्रश्नों को हल कीजिए, और जो प्रश्न आपको कठिन लगता हो आप ग्रुप में शेयर करके मुझसे अवश्य पूछिए। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर गृह कार्य के लिए 2 सवाल और दे रहा हूँ, उनके चित्र मैंने बना रखे हैं, और वो उन आकृतियों को हमें
क्षेत्रफल बताना है। जो मैं पहला सवाल है इसमें चित्र दे रखा है इसका, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। देखिए यहाँ पर ABCD एक वर्ग है 14 सेमी भुजा वाला, और इसके अंदर दो वृत्त नीचे, दो वृत्त ऊपर, ठीक है। चौड़ाई की अनुदिश भी दो वृत्त हैं, लंबाई के अनुदिश भी दो वृत्त हैं, 4 वृत्त कुल बने हैं। इन वृत्तों को छोड़ के शेष भाग जो छायांकित किया उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों, ये 8 × 6 सेमी माप का एक आयत एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है। एक वृत्त है, उसके अंदर एक आयत खींचा गया है ABCD, उसकी माप दे रखी है 8 × 6 सेमी, चित्र में दिखा रखा है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किनारा आयत को छोड़ के किनारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पर आप 3.14 लेंगे। तो इन सवालों को हल करके दीजिए, और पुस्तक के सवाल भी जो सरल वाले उन्हें हल कीजिए, और कोई कठिन लगता है आप उसे ग्रुप में शेयर करके अवश्य पूछिए।